हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। आज हम बिहार की बात करेंगे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और वो किशनगंज का इलाका जहां की चर्चा सबसे ज्यादा बिहार विधानसभा चुनाव में होती है। हर चुनाव में सबकी नजर इस जिले पर रहती है। इसकी वजह भी यह है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का यही क्षेत्र है। यहाँ करीबन 70% मुस्लिम आबादी है और सारे विधायक मुस्लिम समाज से आते हैं और सांसद भी मुस्लिम मुस्लिम समाज से आते हैं। तो सारे चुनाव के दौरान सबकी नजर यहाँ रहती है कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2020 में बड़ा बदलाव आया था। इन 6 सीटों में से 4 सीटें एमआईएम ने जीती थी और उसके बाद की राजनीति से ओवैसी को बड़ी नाराजगी हुई क्योंकि उनके वो उसमें से एक बड़ा संख्या वो आरजेडी में टूट के चली गई थी। दोबारा से चुनाव है और एमआईएम दोबारा मैदान में है और आरजेडी और गठबंधन के में कांग्रेस उसके सामने है। क्या होगा उस पर और किशनगंज की राजनीति किस करवट लेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट किशनगंज के अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। बताएं। जी 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 अब्दुल करीम साहब, ये बताइए कि इन 6 सीटों के बारे में जिसमें हमने चर्चा की, अब का गणित क्या है। अगर हम एक एक सीट पर अगर हम चर्चा करना शुरू करें तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन 6 सीटों पर पहले क्या गणित रहा, 2020 का क्या हिसाब रहा, थोड़ा वो बताएंगे। जी देखिए, पहले जो किशनगंज विधानसभा सीट था, 4 विधानसभा सीट इसमें पड़ता है, जिसमें किशनगंज है, ठाकुरगंज है, कोचाधामन है और बहादुरगंज है। तो इन सीटों पर जो किशनगंज का सीट था वो गया था कांग्रेस के पक्ष में और जो ठाकुरगंज का सीट था वो गया था आरजेडी के पक्ष में। कोचाधामन और बहादुरगंज ये 2 सीट है जिसपे एमआईएम ने जीत हासिल की थी और यहाँ के जो ये 2 विधायक है 11 महीने एमआईएम के साथ में रहने के बाद वो फिर आरजेडी का दामन थाम लिए थे। तो 2 सीट यहां से चली गई और एक सीट अमौर का, जिसमें अख्तर ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम के, वो रह गए। और जो अररिया जिले में पड़ता है, जो लोकसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो वो अररिया का कुछ हिस्सा हमारे किशनगंज में पड़ता है। तो वो उनसे भी जो है सरफराज आलम वो चले गए एमआईएम में। तो ये यहाँ से जो है ये लोग सारे लोग चले गए एमआईएम को छोड़ करके आरजेडी में। तो उस टाइम की जो गणित थी और अब है तो काफी कुछ फर्क पड़ा है अफसार साहब, क्योंकि उस टाइम में नई नई पार्टी ये आई थी, एमआईएम की पार्टी थी। और सबसे पहले आपको बता दें कि 2019 में भी यहाँ के जो सांसद थे डॉक्टर जावेद आजाद, वो कांग्रेस के टिकट से यहाँ पर लोकसभा का सीट लड़े और जीत हासिल किए। तो ये सीट खाली हो गया। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में पहली सीट जो एमआईएम को मिली थी, पहली जीत बिहार में अगर हुई थी तो एमआईएम को ये किशनगंज सदर सीट जो है, जिसमें पुठिया का शामिल है कुछ हिस्सा, तो पुठिया और किशनगंज मिलाकर के एक विधानसभा क्षेत्र बना है जिसमें से एमआईएम ने जीत हासिल की थी। लेकिन फिर 2020 में जब चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें इनकी हार हो गई और कांग्रेस पार्टी के इजहारुल हुसैन ने जीत हासिल किया। तो पहले और अब में फर्क ये हो गया है इस सीट पे, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे इजहार अहमद साहब, उनको टिकट ना दे करके कमरुल हुदा जो आरजेडी में शामिल हुए थे उनको टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। तो ये सीट अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के, क्योंकि ऐसा माना जाता है परंपरागत से देखा जाए तो किशनगंज विधानसभा सीट जो है वो तकरीबन 50 वर्षों से कांग्रेस के खाते में रहा है। बहादुरगंज की सीट भी जो है वो कांग्रेस के खाते में रहा है। तो इस बार की गणित थोड़ी सी अलग होगी। एमआईएम जितना आसान समझ रही है इस बार वैसा नहीं दिख रहा है। तो इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो लगता है कि एक सीट भले आ जाए यहां से, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा इस बार। अच्छा, मैं थोड़ा सा विधानसभा वार जाना चाहता हूं। तो मैं पहली सीट जो है वो है बहादुरगंज। बहादुरगंज सीट पे अगर आप बात करें तो बहादुरगंज सीट पे 4 बार तौसीफ आलम पहली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बाद में कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे।
तो उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और कांग्रेस से वो जीतते आ रहे थे। लेकिन पिछली दफा 2020 के चुनाव में वहां से कांग्रेस तौसीफ आलम वो हार जाते हैं और कांग्रेस जो एमआईएम के कैंडिडेट है इजहार अस्फी, माफ करेंगे, अंजार नईमी, वो वहां से चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के 11 महीने के बाद वो फिर एमआईएम को छोड़ करके आरजेडी में चले जाते हैं। तो इस बार आरजेडी ने भी उनको टिकट नहीं दिया है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने एमआईएम से गद्दारी की थी इसलिए आपको टिकट नहीं दिया गया। तो इस बार एमआईएम ने तौसीफ आलम पर दांव खेला है और तौसीफ आलम को वहां से टिकट दिया है। तो यहाँ का भी गणित थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी में शामिल थे पहले प्रोफेसर मुसब्बिर आलम। 2-1.5 महीने पहले ही प्रशांत किशोर ने यहाँ पे एक बड़ी रैली की थी जिसमें मुसब्बिर आलम को कैंडिडेट बताया गया था, लेकिन अचानक ही जो है कांग्रेस ने मुसब्बिर आलम को टिकट दे दिया और मुसब्बिर आलम अब वहां से कैंडिडेट बन गए हैं। अब वहीं पे इसका अगर देखा जाए तौसीफ आलम का, तो तौसीफ आलम एमआईएम से है। तो इस बार और गठबंधन में जो एनडीए गठबंधन है उसमें से कलीमुद्दीन को टिकट दिया गया बहादुरगंज से। वो रहने वाले किशनगंज के हैं, स्थानीय किशनगंज के रहने वाले हैं, लेकिन एलजेपी को वो सीट दे दिया गया है रामविलास पासवान की पार्टी को। तो वहां से तौसीफ पासवान ने जो एलजेपी के उम्मीदवार है कलीमुद्दीन, उनको टिकट दे दिया है। तो वहां भी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वहां पे जो बहादुरगंज वाली सीट है तो वहां लगभग 62 से 65% मुस्लिम आबादी है। अगर मुस्लिम का वोटों का बिखराव होगा तो कहीं ना कहीं ये जो है वो इसका फायदा एलजेपी को मिल जाएगा। अच्छा, और रही बात जी बिल्कुल। और रही बात कोचाधामन सीट पर, तो कोचाधामन सीट का भी यही हाल है, क्योंकि कोचाधामन सीट में जो पहले लड़ाई हुई थी वो एमआईएम वर्सेस जदयू हुई थी। एमआईएम वर्सेस जदयू हुई थी और एमआईएम को वहां जीत मिली थी। जदयू के मुजाहिद आलम वहां से हार गए थे। अब इस बार हुआ ये है कि जदयू के टिकट पे वो जदयू को छोड़ दिया पार्टी को और वो आरजेडी में शामिल हो गए। तो तेजस्वी यादव भी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे, एक बड़ी रैली की और ये घोषणा किया कि हमारे जो विधायक हैं तो वो मास्टर मुजाहिद वो हमारे कैंडिडेट होंगे। तो अब मास्टर मुजाहिद को टिकट आरजेडी ने दे दिया है। अब वहां पे जो कोचाधामन का सीट है उसमें वहां के एक स्थानीय है सरवर आलम साहब, उनको एमआईएम ने उन पर भरोसा जताया है। अब रहा कि यहाँ पे भी क्योंकि मुजाहिद आलम का पकड़ काफी अच्छा है, लोगों में काफी चर्चा रहता है उनका, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो वहां पे भी दोनों का होगा तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है यहाँ का भी मुकाबला। और रही बात अब ठाकुरगंज, यहाँ की जातिगत स्थिति क्या है? जैसे आपने बताया कि वहाँ 60 से 70% मुस्लिम है दूसरी सीट पर, इस सीट पर कास्ट का क्या कैलकुलेशन है? देखिए यहाँ पे वैसा ही होता है, क्योंकि एमआईएम की जब सीट मिली थी और वो इजहार अस्फी यहाँ से जीते थे, तो ये जो सुरजापुरी मुसलमान है और शेषावादी मुसलमान है ये जमकर वोट किया था एमआईएम को, जिसके बाद जीत हुई थी। लेकिन जीतने के बाद जब वो आरजेडी में शामिल हो गए इजहार अस्फी, तो लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। हमने काफी कवर किया है वहां पे, तो देखा गया है कि लोग जो है उनसे काफी नाराज है। वो ये कह रहे हैं कि हमने एमआईएम को वोट दिया था, जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं हम एमआईएम को वोट दिए थे और वो जो है आरजेडी में शामिल हो गए तो उनको नहीं दिया जाए। ये विरोध देखते हुए एमआईएम ने उनको टिकट नहीं दिया, वो एमआईएम से उनको कोई मिला नहीं और आरजेडी में वो शामिल हुए तो आरजेडी वालों ने भी उनको टिकट नहीं दिया। तो यहाँ पे जो सुरजापुरी मुस्लिम है और शेरशाहवादी मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते से नजर आ रहे हैं। तो कोचाधामन सीट का हाल ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अच्छा, लीड कौन कर रहा है? किस पार्टी का ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ आगे निकलने का? देखिए यहाँ पे क्योंकि मास्टर मुजाहिद जो कोचाधामन सीट से पहले भी जीत चुके हैं और हारने के बाद लगातार वो लोगों के संपर्क में रहे हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों से बात करना, लोगों के ये करना, तो वो किसी भी पार्टी में रहते या ना रहते
तो वो उनको जीत कहा जा सकता है कि मिल जाती। लेकिन अब क्योंकि वो आरजेडी में आ गए हैं और महागठबंधन का वो हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस उनके साथ है, तो ये जो पूरा जिला का अगर हम बात करें तो भौगोलिक की स्थिति देखते हुए इसकी पूरी जो हम ये करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग महागठबंधन पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि सांसद भी यहाँ पर जो है कांग्रेस की है, तो कांग्रेस पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं और कांग्रेस के साथ आरजेडी है, तो एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि यहाँ पे वो उम्मीद किया जा सकता है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं टकराव होता है, क्योंकि एमआईएम के जो कैंडिडेट है सरवर आलम, उनका भी पकड़ काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके फादर कई बार जो है वहां से ये जिला परिषद रह चुके हैं, वो खुद रह चुके हैं, किशनगंज में चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनकी पकड़ भी अच्छी है। अब ये चुनाव के टाइम में देखा जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जी अफसर साहब। जी जी, अच्छा मैं अगली सीट पर आऊंगा। ये ठाकुरगंज की क्या स्थिति है? देखिए, ठाकुरगंज की स्थिति ऐसा है कि ठाकुरगंज में मुस्लिम वोट जो है थोड़ा कम है, वहां लगभग 60% मुस्लिम वोट है। और वहां पे जो कैंडिडेट है, तो क्योंकि आरजेडी में इन पर भरोसा किया है, मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जो सांसद रहे थे, उनका बेटा है, तो वो विधायक बने थे सऊद आलम साहब, और सऊद आलम भी वैसा कुछ कर नहीं पाए हैं, लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनसे भी थोड़ी बहुत नाराजगी है। आप जानते ही हैं कि चुनाव में जब लोग रहते हैं तो क्या हालत होता है, तो उनका हालत वैसा नहीं है। लेकिन वहां से जदयू ने टिकट दिया है गोपाल कुमार अग्रवाल को। तो गोपाल कुमार अग्रवाल शुरू से सुरजापुरी बिरादरी को लेकर के यहाँ पर काफी लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनके फादर जो है उस सीमांचल के गांधी के नाम से मशहूर थे, ताराचंद धानु का। तो उनके आने से उसके बाद एमआईएम ने यहाँ पर एक हसनैन नाम से है जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है ठाकुरगंज सीट में। जी जी, अच्छा लेकिन सिचुएशन क्या है, मतलब थोड़ा सा 21 कौन सा कैंडिडेट पड़ता हुआ साबित हो रहा है? मतलब थोड़ा लग रहा है कि इसको एज है, बाकी तो इलेक्शन के दौरान देखा जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये जो पूरा जिला है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से आज आजादी के बाद से ही कांग्रेस इस पर हमेशा से रही है। और जब लालू प्रसाद यादव आए थे, महागठबंधन बना था, यूपीए 1 बना था, उस टाइम में भी तो ये काफी एरिया जो है यहाँ पे मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं मुस्लिम, और जो मुस्लिम में एक बिरादरी है जो यहाँ के लोकल कहा जाते हैं, इसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, जिनको सुरजापुरी कहा जाता है। तो सुरजापुरी में जो मुसलमान है वो तो जाते ही हैं इनके साथ में, कांग्रेस के साथ में, और जो हिंदू आपको है जिनको राजवंशी कहा जाता है, तो वो चले जाते हैं भाजपा के साथ में। तो दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार जीत हो चुकी है भाजपा की, लेकिन आखिरी टाइम में यहाँ पे कभी भी विकास मुद्दा नहीं रहा है, यहाँ पे कभी भी काम पर जो है कोई वोट नहीं किया है। यहाँ पे लास्ट टाइम में, एकदम बिल्कुल लास्ट में, 1 से 2 दिन पहले लोग फैसला करते हैं, और दोपहर के बाद ऐसा लगता है कि हो गया कि इसको देना है भाई, कहीं भाजपा ना निकल जाए। भाजपा वाले सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जीत मिल जाएगी, क्योंकि अगर लड़ाई होगा तो स्वीटी सिंह लगातार 4 बार उनको भाजपा ने उन पर भरोसा जताया किशनगंज वाली सीट पर, और 4 बार के बाद उनको फिर इस बार पांचवा बार उनको टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया, क्योंकि जो जीत और हार की जो मार्जिन है वो 250, 1500, 2000 इस बीच में रहा है। तो जमकर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो लोग भाजपा को, जो भाजपा के मानने वाले लोग हैं, वो लोग खुलकर वोट करते हैं। उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर वोट करते हैं, और कहीं ना कहीं एक ही पार्टी को, वो चाहे कैसा हो, जिस तरह से ये किशनगंज विधानसभा सीट का जो हुआ था कि लास्ट टाइम में इजहारुल हुसैन को कोई अच्छे से जानता तक नहीं था, बस कांग्रेस के नाम पर उनको वोट कर दिया और वो जीत गए। उसी तरह से जो ठाकुरगंज का सीट है वो कोई जानता नहीं है, क्योंकि असरारुल हक साहब कासमी वो सांसद रहे, ईमानदार रहे हैं, काफी बहुत अच्छे नेता रह चुके हैं, उनके नाम पर
इनके उनके बेटे को टिकट मिल गया था और वो जीत भी गए थे। इस बार क्योंकि वहां पर एमआईएम ने भी अच्छा कैंडिडेट उतारा है, जेडीयू ने भी अच्छा कैंडिडेट उतारा है, तो इस बार थोड़ा वहां पर भी मुकाबला हमें त्रिकोणीय लगता है। जी जी। अच्छा, दो सीटें जो लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, लेकिन किशनगंज जिले क्षेत्र में नहीं आती हैं, तो उन सीटों पर हम एक बार बात कर लेते हैं, अगर आपको आइडिया हो, बायसी और अमौर की। तो मुझे थोड़ा बताएंगे कि वहां के हालात क्या हैं और वो सीट किस तरह से ट्रेंड करती हैं, मतलब क्या उनका रुझान रहता है? देखिए, बायसी विधानसभा क्षेत्र में वहां पर सुरजापुरी के अलावा जो है शेरशाहबादी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग उसमें काफी है। तो उस तरफ में भी एमआईएम की तरफ रुझान कुछ ज्यादा रहता है। वहां पे महागठबंधन और एमआईएम दोनों को मिला करके है, तो वहां पे भी ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन महागठबंधन में से जो आरजेडी के उम्मीदवार है हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनको बायसी से टिकट दिया गया है। रुकनुद्दीन को दिया गया था, जो रुकनुद्दीन पहले वो एमआईएम में थे, अब वो चले गए आरजेडी में, तो वो भी पाला बदल लिए हैं, तो उनसे भी नाराजगी है। तो कुल मिलाकर के वहां जो सीट देखा जा रहा है, अमौर वाली जो सीट है जहां पे अख्तरुल इमाम है, तो अख्तरुल इमाम को जीत दिलाने के लिए लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे हमें ऐसा लगता है कि उनको वोट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको बताया मैंने कि यहाँ विकास और कोई काम मतलब नहीं रखता है। लास्ट टाइम में लोग वोट कर जाते हैं। रही बात आप इनका अररिया जिले का, जहां तस्लीमुद्दीन के साहबजादा खड़े हुए थे, अब उनका जो बड़ा वाला भाई है वो जन स्वराज के साथ शामिल हो गया है, वो विरोध कर रहा है। प्लस ऐसा देखा गया है कि जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है, सरफराज आलम अगर उस कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग जमकर विरोध करते हैं, यहाँ तक कि स्टेज पर पहुंच जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई हमने आपको एमआईएम से जिताया था, लेकिन आप चले गए आरजेडी में, आप गद्दार है, ये है वो। तो इस तरह से कह करके उनके साथ में विरोध का सामना करना पड़ रहा है वहां पर भी। तो वहां भी काफी होने वाला है गर्मा गर्मी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा। अभी पिछले 1-1.5 साल में 2-3 मुद्दे थे जो माइनॉरिटी, जिसको लेकर बड़ी नाराजगी थी, खासतौर से बिहार में भी देखने को मिली है। वो एक तो ये वक्फ बिल को लेकर बड़ी जबरदस्त नाराजगी थी, खासतौर से जेडीयू के स्टैंड को लेकर। आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाएंगे कि क्या इस नाराजगी का इन इन 5-6 सीटों की हम जो बातचीत कर रहे हैं, ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, क्या इन पर असर पड़ेगा? और जो भी थोड़ी बहुत संभावना है, अगर एनडीए अलायंस में जो भी है, एलजेपी है या जेडीयू अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन पर जो भी उम्मीद थी वो भी खत्म हुई, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, एकदम ऐसा ही लगता है। वर्ष 2014 के बाद जब से नीतीश कुमार भाजपा के साथ शामिल हुई है, तब से मुसलमानों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो नीतीश कुमार पर से उठने लगा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो लोग भी जदयू में शामिल थे, जो मुस्लिम नेता थे, वो लोग छोड़ करके पार्टी छोड़ दिए, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के जो संसद में जो बहसबाजी हुई, उसमें इन लोगों ने वोटिंग किया। तो ये दिखा रहा है कि भाई मुसलमान के साथ नीतीश कुमार नहीं है। चुनाव के टाइम में हर कोई इस तरह का भाषण देता है, आते हैं नेता तो वो बताते हैं कि देखिए आपके साथ वो नहीं है, भले ही वो अभी योजनाओं का लाभ दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, लेकिन मुस्लिम जो वोटर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा सरकार से नाराज चल रही है। इसका फायदा जो है महागठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। जी। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे। 2020 में ऐसा लगा जैसे एक मोमेंटम बना एमआईएम का, तो जो सीटें उसे मिली वो चौंकाने वाली थी बिहार में। लेकिन जब टाइम आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जब से गठबंधन मजबूत हुआ है, खासतौर से राहुल के उभार और तेजस्वी की रैलियों से, तो एक बार फिर दोबारा से मूड बिल्डअप हुआ, दोबारा गठबंधन की ओर माइनॉरिटी का, खासतौर से बिहार की माइनॉरिटी का। क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? और क्या आपको लगता है कि किशनगंज और आसपास के जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया हैं, वहां पर जो रुझान है वो इन फैक्टर्स के चलते भी बदलेगा? आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये क्या हुआ, ये है कि लोग, अब बताया ना आपको कि ये जो पूरा सीमांचल का एरिया है, इस सीमांचल के एरिया में पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा को एक भी सीट नहीं मिला।
जो लोकसभा का हुआ, उसमें भाजपा को एक भी सीट नहीं मिला, भाजपा गठबंधन में भी सीट नहीं गई। तो इसका असर ये हो गया है कि अब मुस्लिम वोट जो है और जो शेरशाहवादी वोट है, और इस एरिया में काफी लोग यहाँ बसते रहते हैं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि MIM, ये जो AMU है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी मांग को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला था। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा माना जाता है ये पूरा इलाका, क्योंकि अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे कम लिटरेसी रेट जो है किशनगंज का रहा है। तो इस एरिया में शिक्षा के क्षेत्र में वैसा कोई काम नहीं हुआ है, बाकी सड़क पुल पुलिया सब कुछ काम हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे कभी भी विकास मुद्दा नहीं रहता है, बस आखिरी टाइम में देखा यह गया है कि हिंदू और मुसलमान की बात आती है और लोग जमकर हिंदू मुसलमान के इसमें वोट करते हैं, पोलराइजेशन हो जाता है। जी बिल्कुल जी। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि MIM की जो पॉसिबिलिटी है, क्या आप उसे उतना ही ताकतवर मानते हैं जो 2020 में थी, या आपको लगता है कि डेंट आएगा, MIM उतनी मजबूत नहीं है? जी बिल्कुल एकदम ऐसा ही है, क्योंकि अब भी हमने कवर किया है, क्योंकि लगातार जो टिकट बांटने की बात आ रही है तो MIM के बहुत सारे दिग्गज नेता अब ये आरोप लगाने लग गए हैं कि MIM पैसे ले करके वो टिकट दे रही है। 10 साल से MIM के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष थे आपको इसहाक आलम, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले और कई नेता हैं, वो लोगों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है MIM कार्यालय में। तो पहले और अब में बहुत स्थिति बदल गई है, क्योंकि लोग इस उम्मीद में थे कि MIM हमें टिकट देगी, लेकिन हुआ यह है कि नए नए लोगों को ला करके टिकट दे दिया गया। जैसे तौसीफ आलम, वो MIM में कभी थे नहीं, ठीक है, और वो उनको कांग्रेस से टिकट मिल जाता है, अब वो MIM से टिकट मिल जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, MIM के लिए कभी काम नहीं किया है। तो वहां के बहादुरगंज के जो नेता हैं वो नाराजगी है, तो उनका वोट का असर पड़ेगा, वहां MIM को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। इसी तरह से पूरे ये जो इलाका है, इस पूरे इलाका में पहले और अब में काफी फर्क आया है। MIM से भी लोगों का विश्वास भरोसा वो उठने लगा है। कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो रैली है और इनका जो गठबंधन है, तो इस पर लोग भरोसा ज्यादा जता रहे हैं। जो खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग भरोसा ज्यादा जता रहे हैं। और इसी तरह से जो भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा अपना वोट बैंक को पक्का करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति चल रहे हैं, लेकिन MIM का जो ग्राफ था वो कम हुआ है। जी अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा करीम साहब, कि पूरी राजनीति में मतलब बहुत चर्चा होती है किशनगंज की, पर किशनगंज का डेवलपमेंट, जैसे आपने बार बार कहा भी कि विकास तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, पर क्या किशनगंज के साथ न्याय हुआ? नीतीश के शासन में क्या उसे वो मिल पाया जो मिलना चाहिए था? आप उसे किस तरह से मतलब आज के दौर में से तौलते हैं कि किशनगंज के साथ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, पिछड़ापन है और लिटरेसी का इश्यूज है, डेवलपमेंट के इश्यूज है, क्या NDA ने 20 साल के अपने शासनकाल में, या लंबा जो शासनकाल चला नीतीश का, क्या उन्होंने न्याय कर पाया किशनगंज के साथ, किशनगंज की जनता के साथ? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ा जो देखा गया है यहाँ पे विकास का पुल पुलिया, सरकार ये कह रही है कि हमने रोड का जाल बिछा दिया है, पुल पुलिया बनाया है, बहुत कुछ किया है, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जो काफी पिछड़ा माना जाता है, टेरागाछ का एरिया। टेरागाछ में आज भी सड़क नहीं है, और हमेशा ये कहा जाता है कि पास हो गया है, टेंडर निकलने वाला है, ये DPR बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन टेरागाछ आज भी टेढ़ा ही है, क्योंकि अररिया से वो सटा हुआ है, ये जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो ये एरिया पूरी तरह से विकास की रोशनी से दूर है। तो इस एरिया में अभी तक कोई वैसा काम नहीं हुआ है। खास करके किशनगंज जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे जब भी बाढ़ आता है, जो नेपाल में बारिश होती है, तो नेपाल की नदियों से जो बाढ़ का पानी आता है वो पूरी तरह से इस एरिया में घुस जाता है, और पानी घुसने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि पानी आया और चला गया, और
इसके बाद कटाव शुरू हो जाता है, तो हजारों हजार एकड़ जमीन जो है वो किसानों की वो नदी में विलीन हो जाती है। उस पर उसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट की बात कही गई थी तस्लीमुद्दीन के टाइम में, लेकिन वो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो है अब तक काम उस पर कुछ नहीं हो पाया है। तो अभी पता ये चला है कि काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन कटाव से लोग काफी परेशान रहते हैं। तो ये सरकार ने कटाव निरोधी कार्य जो है यहाँ पे बहुत नहीं किया है, और जो कुछ किया है, अगर कुछ किया भी है तो पता चला कि उसमें बंदरबाट हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ 1.5 साल पहले जो राशि आई थी RWD की थी, उसमें जो है कमीशन की बात आई थी जिसमें इंजीनियर भी फंसे थे। तो काम के नाम पर काम हो रहा है, लेकिन घोटालेबाजी ज्यादा हो रही है। आज मैं आखिरी सवाल करीम साहब आपसे पूछूंगा। ये आखिरी सवाल ओवरऑल पश्चिमांचल की राजनीति पर है। पश्चिमांचल में टोटल कितनी सीटें आती हैं और जिसमें माइनॉरिटीज का एक कितना बड़ा हिस्सा आपकी नजर में उसे मिलता है, और क्या वो बना रहेगा या उसका असर पड़ेगा इस बार के इलेक्शन में? देखिए, सीमांचल के एरिया में कुल 4 जिला पड़ता है। किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो इन इलाकों में माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लोग खुल के वोट करते हैं महागठबंधन को। लेकिन आखिर में ये होता है कि जो अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, इसमें कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाता है। जैसे अररिया से सांसद बन गए तारिक अनवर साहब, ठीक है, यहां से जो है प्रदीप सिंह, कटिहार से प्रदीप सिंह बन गए। तो इसका असर ये होता है कि जो सांसद होते हैं तो वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं अपने विधायक को वो सीट जीतने के लिए। किशनगंज की सीट को भी जीतने के लिए लगातार भाजपा प्रयास कर रही है, लेकिन वो नहीं सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया ना कि वो कहीं कोई मायने नहीं रखता है। आखिर में हिंदू मुस्लिम होता है, और मुस्लिम लोग वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं या उनको मानने वाले हैं, भाजपा के मानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं भाजपा के साथ में। तो जिसका असर यहाँ पे आप पूरे इस सीमांचल के एरिया में देख सकते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों, आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल करीम साहब को, जो किशनगंज की नब्ज पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, और उनको पता है वहां के पल पल के हालात में क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है और क्या होने वाला है। आपने इन डेप्थ डिटेल्स उनसे सुना और समझा कि किशनगंज असल में क्या सोच रहा है, किशनगंज के लोगों का मूड और मिजाज क्या है, और MIM जिसकी इतनी चर्चा होती है वो कहां पर है। अब्दुल करीम साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंसाइट के लिए जितना आपका शुक्रिया ये किया जाए कम है। बेहतरीन जानकारी किशनगंज पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे अब्दुल करीम साहब, और हमने चर्चा की किशनगंज पर। नेक्स्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किसी नए जिले पर, बिहार के किसी नए जिले की विधानसभा पर, और समझेंगे वहां के राजनीतिक गणित को। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शुक्रिया अब्दुल साहब।